हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 17 मई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। 17 मई 2020 से जुड़े हुए आज हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए और वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से किसने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है? ठीक है, तो पहले आप समझो ये मेडल टैली क्या होती है। मेडल टैली होती है जब भी कोई खेल होते हैं, जैसे ओलंपिक होते हैं तो उसमें एक फर्स्ट रैंक पर आता है, फिर सेकंड पर, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर, इस तरीके से रैंकिंग चलती है ना। तो हमने ये टारगेट सेट किया है कि 2028 में जो ओलंपिक होंगे, ठीक है, उसमें हमें टॉप 10 में आना है। वैसे तो ओलंपिक 2021 में ही होने हैं, शायद आपको पता होगा 2021 में ही ओलंपिक होने थे। कहाँ पर? टोक्यो में। लेकिन अभी चल रहा है कोरोना, तो इस वजह से ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये कैंसिल हो जाए, है ना। तो अब देखेंगे आने वाले टाइम पर ये कहाँ हो पाएंगे। लेकिन भारत ने जो अपनी तैयारी की है वो की है 2028 के हिसाब से। 2028 में हमारा ये टारगेट है कि हम टॉप 10 में आएंगे। अब इसके लिए हमने एक योजना तैयार की है जिसका नाम है वन स्टेट वन गेम। ठीक है, वन स्टेट वन गेम नाम की हमने एक योजना तैयार की है। अब इस योजना को किसने बनाया है? ऑप्शन है खेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नीति आयोग या योजना आयोग। तो ऑब्वियस बात है, इसको बनाया है खेल मंत्रालय, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जरा हम बात कर लेते हैं कि वन स्टेट वन गेम पॉलिसी क्या है, सॉरी वन स्टेट वन गेम जो योजना है वो क्या है। अब इस योजना में हम जैसे क्या करेंगे, हमने राज्यों को एक स्पेशल गेम पर फोकस करने के लिए हमने टारगेट दे दिया है कि आपको इसी गेम पर फोकस करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा को हमने बॉक्सिंग पर फोकस करने के लिए कहा है कि आप जो है बॉक्सिंग को तैयार करो, आपका पूरा फोकस बॉक्सिंग पर ही होना चाहिए। ठीक है, बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली को हमने दिया है आप जो है पहलवानों को तैयार करो। यानी अब दिल्ली जो है, दिल्ली का पूरा फोकस जो है वो पहलवानों पर रहेगा। ठीक है, यानी आप पहलवान तैयार कीजिए। दिल्ली जो है ओलंपिक में भेजने के लिए पहलवानों को तैयार करेगा, ये जिम्मेवारी ली है दिल्ली ने। बात समझ पा रहे हैं? तो देखो नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर वन स्टेट वन गेम, यानी एक राज्य को एक गेम को तैयार करके ओलंपिक में भेजना है। ठीक है, तो इसी वजह से ये योजना है वन स्टेट वन गेम, है ना। तो हरियाणा सहित 5 राज्यों ने जैसे बॉक्सिंग को तैयार करने की जिम्मेवारी ली है। दिल्ली ने जो हमारे रेसलर होते हैं, जो पहलवान होते हैं, उनको तैयार करने की जिम्मेवारी ली है। बात करें एमपी की, है ना, तो एमपी भी जान लेते हैं भैया एमपी ने क्या लिया है, थोड़ा सा देख लें, अपने पड़ोसी हैं ये। तो एमपी ने जो शूटिंग है, जो निशानेबाजी है, इसको तैयार करने की जिम्मेवारी ली है, ध्यान रखना। ठीक, एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है वो निशानेबाजों को तैयार करेगा। और बात करें अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश किसको तैयार करेगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही वन स्टेट वन गेम्स जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसमें उत्तर प्रदेश की क्या भागीदारी रहेगी। यूपी स्पेशल एग्जाम में, यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है। तो यूपी तैयार करेगा हॉकी, ध्यान रखिएगा, है ना। यूपी जो है हॉकी को तैयार करेगा, है ना। तो ये है वन स्टेट वन गेम पॉलिसी। और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारा टारगेट है वो है कि 2028 में होने वाले जो ओलंपिक्स गेम हैं उसमें टॉप 10 कंट्रीज में शामिल होना, ये हमारी प्रायोरिटी है। ये हमने इसके लिए योजना तैयार की है। यही है वन स्टेट वन गेम पॉलिसी। ध्यान रखना कौन चला रहा है? खेल मंत्रालय। ऑब्वियस बात है खेल मंत्रालय ही चलाएगा, और कौन चलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये इसकी पूरी व्याख्या है जो मैंने आपको बताई है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं को निर्विरोध किस विधान परिषद का सदस्य चुना गया है? ठीक है, प्रश्न है उद्धव ठाकरे तथा अन्य नेताओं को निर्विरोध किस विधान परिषद का सदस्य चुना गया है? तो जो भी लोग थोड़ा सा अवेयर हैं पॉलिटिक्स से, उनको पता ही है उद्धव ठाकरे जी जो हैं ये ये जो है महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं और
सुपुत्र हैं बाला साहेब ठाकरे के, जिनकी एक फेमस पार्टी भी है जो वर्तमान में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ है, और वो पार्टी है शिवसेना। आप सभी लोगों ने उसका नाम सुना होगा। तो उद्धव ठाकरे जो हैं महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और चूंकि महाराष्ट्र के नेता हैं इस वजह से विधान परिषद का सदस्य भी जो है चुना जाएगा। तो वो कहाँ से चुना जाएगा, नॉर्मल हो जाता है ये सवाल, महाराष्ट्र से ही चुना जाएगा। तो उद्धव ठाकरे तथा अन्य नेताओं को निर्विरोध, यानी इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, है ना। तो ये जो है बिना किसी समस्या के पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र विधान परिषद में। अब यहाँ पर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं विधान परिषद की। विधान परिषद क्या है? इसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, स्टेट में अगर हम देखें तो स्टेट में दो तरीके की काउंसिल होती हैं। ठीक है, दो तरीके के सदन होते हैं। पहला सदन होता है विधानसभा और दूसरा सदन होता है विधान परिषद। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे केंद्र में लोकसभा अथवा राज्यसभा होते हैं, वैसे ही स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। लेकिन विधान परिषद जरूरी नहीं है प्रत्येक राज्य में हो। तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद को बनाने का उल्लेख है। तो मैं आपको बता दूं, संविधान का अनुच्छेद 169, आर्टिकल 169 हमें ये बताता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाई जा सकती है। अब यह प्रश्न ये उठता है कि विधान परिषद को बनाएगा कौन? क्या स्टेट खुद ही विधान परिषद बना सकता है? क्या स्टेट खुद ही लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद जो है इसको बनाने का अधिकार है संसद के पास। ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, इसलिए इनको फोकस करके समझिएगा। तो विधान परिषद जो है आर्टिकल 169 के अंतर्गत बनाई जा सकती है। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ये ध्यान रखना, संसद को ये अधिकार है कि वह विधान परिषद बनाए। ठीक है, और एक सवाल यहाँ पर और आपको पता होना चाहिए कि बताइए वर्तमान में कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद है। पहले इनकी संख्या 7 थी, ध्यान रखिएगा। पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। ठीक, वो 6 राज्य कौन कौन से हैं तो मैं उनको आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। 7वां स्टेट कौन सा था? तो 7वां स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखिएगा, 7वां स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद, ठीक है, जब आर्टिकल 370 हट गया, जब अनुच्छेद 370 को संसद ने समाप्त कर दिया, तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही जम्मू कश्मीर से विधान परिषद समाप्त हो गई। तो अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, एक सामान्य विधानसभा है। ठीक है ना, जैसी दिल्ली में है तो वैसी ही है। तो हम ध्यान रखेंगे। अब ये सवाल अपडेट हो गया है कि बताइए कितने विधान परिषद हैं भारत में। अगर आप किताबों में देखोगे तो वहाँ भी आपको 7 ही मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप बुक्स में देखोगे तो वहाँ पर इनकी संख्या अभी भी आपको 7 ही मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन है कितने प्रेजेंट में? 6। 7वां कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर, जिसको आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहाँ से विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से हैं मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर ये इसकी व्याख्या है, आप लोग पढ़ना चाहें तो PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कॉम्प्रेशन फर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार कौन 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा? ठीक है, दुनिया का पहला ट्रिलियनियर कौन बन जाएगा 6 साल बाद, है ना। ठीक है, ट्रिलियनियर का मतलब ये है जिसके पास 1 ट्रिलियन की संपत्ति हो। ठीक है, वो व्यक्ति जिसके पास कम से कम 1 ट्रिलियन की संपत्ति होगी उसे कहा जाएगा ट्रिलियनियर, है ना। जैसे जिसके पास मिलियन की संपत्ति होती है वो होता है मिलियनियर, है ना। वैसे यहाँ पर जिसके पास ट्रिलियन की संपत्ति होगी वो होगा ट्रिलियनियर।
तो कौन वो महान व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये घोषणा की गई है कि वो 6 साल बाद बन जाएंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनियर? ऑप्शन है बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस या जैक मा। तो मैं आपको बता दूं, वो महानुभाव जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई है वो हैं जेफ बेजोस। और ये जो हैं विद्यार्थियों, अमेज़न, आपने नाम सुना होगा, एक ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप चीज़ों को खरीदते हैं। आपने बहुत बार ऑर्डर भी किया होगा अमेज़न से। तो अमेज़न जो कंपनी है उसके मालिक हैं जेफ बेजोस, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं जेफ बेजोस। और इनके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि ये 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। अब मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है आपसे, वो ये कि 1 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं? बहुत छोटा सा प्रश्न है ये, शायद बहुत से लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा कि 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 1 ट्रिलियन में 12 ज़ीरो होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी, या इसको हम कह सकते हैं 10⁻12, 10 की घात 12 ज़ीरो, यानी 10 के आगे 12 ज़ीरो लगा दो आप, मतलब 1 के आगे 12 ज़ीरो, ठीक है? तो ये होगा आपका 1 ट्रिलियन। तो इतनी संपत्ति है इनके पास, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है ये, ध्यान रखेंगे इसको। ये व्याख्या है, आप देख सकते हैं। अभी की बात करें, अभी इनके पास कितना पैसा है, तो अभी भैया ये 143 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, है ना? यानी 143 बिलियन डॉलर की संपत्ति है इनके पास, जबकि उम्र है इनकी केवल 56 साल। 56 साल की उम्र में ये 143 बिलियन डॉलर यानी 14,300 करोड़ डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं अमेज़न के जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर का कर्जा दिया है? ब्रिक्स, ठीक है? तो ब्रिक्स को जरा हम जान लें, ब्रिक्स क्या है? ये है BRICS। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का फुल फॉर्म जान लीजिए। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है? ये 5 जो कंट्रीज़ हैं उनका एक समूह है ब्रिक्स नाम का, ठीक है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका एक समूह है ब्रिक्स, है ना? और इन्होंने अपना एक बैंक बना रखा है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक, है ना? तो ब्रिक्स बैंक जो है, इसने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर का कर्जा दिया है? ऑप्शन है यहाँ पर 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर या 5 अरब डॉलर। और इस सवाल का सही जवाब है 1 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर देने की घोषणा की है ब्रिक्स बैंक ने भारत को। बात करें ब्रिक्स बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर किधर है? तो ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में, ध्यान रखना, शंघाई चीन, ठीक है? ध्यान रखेंगे, शंघाई चीन में हेडक्वार्टर है ब्रिक्स बैंक का। इंपॉर्टेंट है, याद रखा जाए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये इसकी व्याख्या है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका यूज़ कहाँ होगा? कोरोना से होने वाले मानवीय, सामाजिक तथा आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए इस धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने HOPE पोर्टल, अब HOPE कुछ और नहीं है, होप है ये, ठीक है? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि HOPE क्या है, ये होप है ये। तो HOPE पोर्टल की शुरुआत की, यानी होप पोर्टल, पेपर में होप पोर्टल करके ही आएगा, HOPE नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है? होप पोर्टल की शुरुआत की है। तो कौन सा स्टेट है जिसने होप पोर्टल बनाया है? तो अगर आपको पता है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत किस स्टेट के CM हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है विद्यार्थियों? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही कटकर अलग हुआ है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होप पोर्टल की शुरुआत की है। बेसिकली क्या है होप पोर्टल? तो बहुत ही आसान है, अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो आप इसको समझ पाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होप पोर्टल की शुरुआत की है,
जिससे राज्य में रहने वाले उत्तराखंडी मतलब उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंडी तो जुड़ ही जाएंगे, साथ में जो प्रदेश से बाहर लोग रह रहे हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। ये देखिए ये बहुत ही सिंपल है। ये जैसे यूपी में क्या चल रहा है, यूपी में जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके लिए एक ऐप बना दिया गया है ना। क्या नाम है उस ऐप का, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रवासी राहत मित्र। ठीक है, ये है प्रवासी राहत मित्र। ये बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा कि जो कोरोना संकट के दौरान जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके स्किल को हम पहचानेंगे कि उनमें क्या क्या स्किल हैं, उसके हिसाब से उन्हें रोजगार देने में मदद मिलेगी। ऐसा ही पोर्टल बना दिया है किसने, होप पोर्टल बना दिया है उत्तराखंड ने, है ना। इसमें जो मजदूर हैं, जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं उत्तराखंड के, जो युवा हैं, उनके स्किल को पहचाना जाएगा कि उनमें क्या स्किल है और उनके स्किल के हिसाब से जो है उन्हें ट्रेंड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, यूथ को जॉब देने के अवसर प्रदान किए जाएंगे होप पोर्टल के माध्यम से। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाओं पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये तो, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो शराब की दुकानें गवर्नमेंट ने खोली हैं उनको बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और जिन लोगों ने ये याचिका लगाई थी कि भैया ये दुकानें बंद कराओ शराब वाली, उनकी याचिका खारिज हुई सो हुई, इसके अलावा उन पर जुर्माना भी ठोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आप देख रहे हैं, मतलब एक शानदार कदम है देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की वो तो की ही, इसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया याचिकाकर्ताओं पर, ये कहते हुए कि ये निहायती बेकार याचिका है और इस याचिका का उद्देश्य केवल पब्लिसिटी प्राप्त करना है। ठीक है, लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आपने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। इससे सुप्रीम कोर्ट का समय नष्ट होगा और हम इस पर कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लोगों पर ठोक दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके इस मुद्दे पर क्या विचार हैं, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या नहीं किया, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक महामारी के बीच किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजोवेडो ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है ना। तो रॉबर्टो एजोवेडो ने किस पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, किस संगठन के ये प्रमुख थे। ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक या विश्व महिला आयोग। तो मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट एजोवेडो जो हैं ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मतलब दे दिया क्या है, घोषणा कर दी है, कुछ ही समय में दे देंगे ये। तो WTO के अध्यक्ष रहे रॉबर्ट एजोवेडो ने ये घोषणा की है कि वे अपना पद छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि वे 31 अगस्त को अपना इस्तीफा दे देंगे। तो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजोवेडो ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात की है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसके रीज़न क्या है तो वो हम तब बात करेंगे जब ये इस्तीफ़ा दे देंगे, तब हम जानेंगे कि आखिरकार क्या रीज़न ऐसे रहे जिनकी वजह से रॉबर्ट एजोवेडो ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो बिल्कुल उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भारतीय रेल ने कब से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करने की घोषणा की है। ऑप्शन 18 मई, 20 मई, 22 मई या 25 मई, और इस सवाल का सही जवाब है 22 मई। ठीक है, भारतीय रेल ने 22 मई से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा टिकट सूची जारी करने की घोषणा की है। 22 मई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए 15 मई से टिकट जारी कर दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण, निम्न में से किस देश के विदेश मामलों के मंत्री सार्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लिया है। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं ये जो बैठक है ये ऑनलाइन है,
ठीक है। ऑफलाइन बैठक बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि ये सभी जो मंत्री हैं ये वहाँ गए एक जगह पर और वहाँ बैठे हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से इंटरनेट पर हुई थी, ऑनलाइन हुई थी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब किस देश के मंत्री हैं जिनका नाम है सर्गेई लावरोव, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, रूस, चीन, और इस सवाल का सही जवाब है रूस। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संघाई SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, इसकी बैठक की अध्यक्षता की सर्गेई लावरोव ने और इसमें भारत भी शामिल हुआ। अब जरा हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ये संघाई सहयोग संगठन है क्या, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन क्या है, तो इसकी स्थापना आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई है 2001 में। 2001 में भी कब? 15 जून को। 15 जून 2001 में स्थापना हुई संघाई सहयोग संगठन की। और भारत इसमें कब शामिल हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए SCO में भारत कब शामिल हुआ। तो भारत शामिल हुआ है 2017 में, ध्यान रखेंगे। भारत इसमें कब शामिल हुआ है? 2017 में SCO में, ठीक है। और इसमें कुल सदस्य कितने हैं? तो वो सदस्य हैं 8। संघाई सहयोग संगठन में कुल सदस्य कितने हैं? 8। तो ध्यान रखेंगे, संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने। संघाई सहयोग संगठन बना है 2001 में 15 जून को। भारत इसमें शामिल हुआ है कब? 2017 में। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखें प्रश्न नंबर 10। भारत में कौन सा राज्य ऐसा बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने में निर्देश देगा? यानी सरकारी खेती जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, और इस सवाल का सही जवाब है तेलंगाना, ठीक है। आप देख सकते हैं व्याख्या में, तेलंगाना राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगा, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि तेलंगाना के CM कौन है? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि 17 मई से जुड़े हुए थे। वीडियो में ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।